किरचॉफ्स रूल शुरू कर रहे हैं। क्या होता है किरचॉफ्स रूल समझिएगा। किरचॉफ्स रूल कहता है कि द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज। मतलब एक गिवन टेम्परेचर पे आप कोई भी बॉडी लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर का जो रेशियो है, मतलब जनरली हम लोग कन्वेंशन से एमिसिव पावर को न्यूमरेटर में रखते हैं और एब्जॉर्प्टिव पावर को डिनोमिनेटर में, तो उनका जो रेशियो होगा एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर किसी भी बॉडी का, वो रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब ये रेशियो जो है वो खुद टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर के साथ ये रेशियो चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एंड इट इज आल्सो इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ये आप देखेंगे कि ये एक्चुअली मैथमेटिकल कंक्लूजन है। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के ये इक्वल होता है। कैसे होता है देखिएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी के लिए जो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो है वो सेम है, तो ब्लैक बॉडी के लिए भी वो रेशियो सेम होना चाहिए। और हम लोग को पता है कि एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होता है, बोलो 1 होता है। इसीलिए अगर आप इसको हटा भी दें तो क्या ये अभी भी वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के लिए एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो सेम हुआ और इट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, अगर किसी लैम्डा की बात करें तो EB ऑफ दैट लैम्डा बाय AB ऑफ दैट लैम्डा। किसी बॉडी का एक पर्टिकुलर लैम्डा पे जो एमिसिव पावर होगा, उस बॉडी का उस पर्टिकुलर लैम्डा पे जो एब्जॉर्प्टिव पावर होगा, उसका भी रेशियो जो होगा उस ब्लैक बॉडी का उस लैम्डा पे जो एमिसिव पावर होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, इसको स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहेंगे और इसको स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ये लॉ जो है उसके लिए भी वैलिड रहता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है समझिएगा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है। इसका इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ये है कि जो अच्छे एमिटर होंगे उनका एब्जॉर्प्शन एबिलिटी भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मतलब गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। ये इसका इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है। कैसे, मान लो कि किसी का एमिटिंग पावर या एमिसिव पावर वो बहुत हाई है, ठीक है, तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी बहुत हाई होना चाहिए, तभी तो ये रेशियो सेम होगा। मान लो कि ये बॉडी है, उसके लिए हमारे पास EB और AB इस तरह से, कोई दूसरा बॉडी उसका एमिसिव पावर ट्वाइस है इसके, तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी ट्वाइस होगा, तब तो ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। मतलब गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो हम लोग को ध्यान रखना है। ये किरचॉफ्स रूल दूसरे तरीके से ये भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, the incident radiations of all the wavelengths that is absorbed depends on temperature and nature of absorbing body। जैसे हमारे बॉडी पे हम अगर खड़े हैं धूप में मान लो, तो बहुत सारे रेडिएशंस फॉल हो रहे हैं, तो हम उसमें से कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर कितना है, और दूसरा कि हम लोग के बॉडी का नेचर कैसा है। जैसे आपने देखा होगा, आप लोगों को मालूम होगा कि गर्मियों में व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते भाई, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है कि वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस को। तो अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो बॉडी जो है हीट कम होगा, है ना। तो इसीलिए ये समझ लीजिए कि एब्जॉर्बिंग पावर, कौन से रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगे और कौन से रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो नेचर पे, नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग बॉडीज पे, और दूसरा टेम्परेचर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमिशन कब होगा, एब्जॉर्प्शन। अगर मान लो कि एक बॉडी है, उस पे कुछ रेडिएशंस फॉल करते हैं, रेडिएशंस इंसिडेंट होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट करेगा। तो वो जो एमिशन होगा वो तुरंत होगा या थोड़ी देर बाद होगा। तो ये जो एमिशन होता है वो उस समय तुरंत भी हो सकता है और थोड़ी देर बाद भी हो सकता है। ये बॉडी के नेचर पे डिपेंड करता है।
लेकिन यहाँ एक पॉइंट जो समझने की बात है कि एमिशन होने के लिए एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। मतलब पहले एब्जॉर्प्शन होगा फिर एमिशन। इससे रिफ्लेक्शन इस मामले में अलग है कि रिफ्लेक्शन में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आएगा और डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आता है when thermal radiation is incident on a body or emitted by a body equally in all direction। मान लो एक बॉडी है, उस पे जितने भी रेडिएशंस फॉल कर रहे हैं वो सारे डायरेक्शन से इक्वली इंसिडेंट हो रहे हैं, या अगर उससे एमिट हो रहे हैं तो सारे डायरेक्शंस में इक्वल एमिट हो रहे हैं, तब हम लोग कहते हैं कि ऐसे रेडिएशंस आइसोट्रॉपिक हैं, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमिशन को और रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझने के लिए ये जरूरी है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कर लें। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, या पहला स्टेटमेंट क्या है, अ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल इंसिडेंट रेडिएशंस। यस, ये सही है कि ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन ही यही है कि वैसा बॉडी जो उस पे फॉल करने वाले सारे रेडिएशंस को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। सेकंड, रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी स्टूडेंट के मन में एमिशन और रिफ्लेक्शन को लेकर कंफ्यूजन रह जाए तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा वो तो सारे रेडिएशंस को तो एमिट कर ही देता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता होगा, और रिफ्लेक्ट कर देगा तो उसका रिफ्लेक्टेंस तो 1 हो गया। नहीं, ये बात ठीक नहीं। अगर वो सारा रिफ्लेक्ट कर लिया तो एब्जॉर्ब कहाँ किया, उसका तो एब्जॉर्बिंग पावर जो है वो 1 होता है कि नहीं। तो यानी कि उसका रिफ्लेक्टिंग पावर जो है वो 1 नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रेडिएटर्स। रेडिएटर्स जब कहा जाए तो उसका मतलब बेसिकली एमिटर्स होता है। तो हमने देखा है किरचॉफ्स रूल का दूसरा टाइप का स्टेटमेंट जो है वो यही है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, और इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, थर्ड हो गया। फोर्थ पे आते हैं, गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुड एब्जॉर्बर्स से रिफ्लेक्टर को कैसे हम लोग क्या करेंगे, कैसे कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपने पढ़ा है एक चीज, a प्लस t प्लस r इक्वल टू 1, जहां पे ये r रिफ्लेक्टर को डिनोट करता है, ये ट्रांसमिटेंस और ये एब्जॉर्प्टेंस। हमने कहा था ट्रांसमिटेंस मान लो 0, a प्लस r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 माइनस r। तो देखो जो जितना बढ़िया एब्जॉर्बर होगा वो उतना खराब रिफ्लेक्टर होगा, समझ रहे, या जो जितना बढ़िया रिफ्लेक्टर होगा वो उतना खराब एब्जॉर्बर होगा। यहां क्या कह रहा है, गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, इसकी जगह ये भी कह सकता था गुड एमिटर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स। यस, क्योंकि गुड एब्जॉर्बर्स आर आल्सो गुड एमिटर्स, तो गुड एमिटर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स भी कहे तो भी एकदम सही है। समझ में आ गया होगा आपको, जल्दी से कॉपी कर लें। तो चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल बना के देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर emits radiant energy of 60 kilojoule in time interval of 1 minute, तो डिटरमाइन इट्स एमिसिव पावर। पहला पार्ट क्वेश्चन का यहीं पे समाप्त हो रहा है कि हमको एमिसिव पावर निकालना है। तो एमिसिव पावर को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और उस कैपिटल ई का वैल्यू निकालना है। कितना एनर्जी एमिट कर रहा है, 60 किलो जूल, तो 60 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल अपॉन सरफेस एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, और 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। ठीक है, ये हमने देखा। तो ये एमिसिविटी जो है पर यूनिट सॉलिड एंगल नहीं निकाल रहे हैं, केवल एमिसिविटी निकाल रहे हैं। तो ये आ गया एक्सप्रेशन, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसको हम लोग काट लेते हैं। 60 से 60 ये कैंसिल हो गया, और इसको हम लोग
यहां से कैंसिल कर सकते हैं, ये 10 बचेगा, तो ये 5 हो गया, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 4 है ना, देखिए तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 आ गया। इसका यूनिट क्या होगा, वॉट जूल पर सेकेंड है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये एमिसिविटी होगी, नहीं ये एमिसिव पावर। अब देखते हैं, बोल रहा है इफ इट्स एमिसिविटी, अगर इसका एमिसिविटी जो है वो 0.45 है, तो अब एमिसिविटी क्या होता है, एमिसिविटी आपको याद होगा, हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और ये होता है एमिसिव पावर ऑफ बॉडी बाई एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये होता है। तो हम लोग यहां से ना एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी निकाल सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है इफ इट्स एमिसिविटी इज दिस, what would be the radiant energy emitted by a black body in 1 hour identical to electrical heater in all respect। मतलब वैसा ही हीटर अगर पूरे ब्लैक बॉडी का बनाया जाए तो वो ब्लैक बॉडी कितना हीट रेडिएट करेगा 1 घंटे में, वो देखना है। तो पहले क्या करते हैं, इसकी मदद से एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी निकालते हैं, क्योंकि एमिसिव पावर ऑफ बॉडी तो हमने निकाल लिया और एमिसिविटी हमको दिया हुआ है। चलिए एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी देखते हैं। तो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो होगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 0.45, ये आगे। तो देखिए ये हट जाएगा, ये 500 हो जाएगा और ये आ जाएगा, एक जीरो तो उधर दे देते हैं, 5 से कैंसिल होगा, तो 10/9 इंटू 10 टू द पावर एक जीरो दिया 10 टू पावर 5, या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10 टू द पावर 6। ये हमने एमिसिव पावर निकाल लिया, इसका भी यूनिट क्या होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियरली देख सकते हैं कि एमिसिव पावर जो है वो ब्लैक बॉडी का अधिक है और बॉडी का कम है, इसलिए एमिसिविटी जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो चलिए यहां तक की बात होगी। अब हम लोगों को कह रहा है कि व्हाट वुड बी द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड इन 1 आवर, है ना। अब टोटल एनर्जी एमिटेड इन 1 आवर आपको निकालना है। ये जो चीज है ये क्या, दिस इज एनर्जी एमिटेड फ्रॉम यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में निकाला गया, क्योंकि सेकेंड में कन्वर्ट किए थे यहाँ। 1 सेकेंड में इतना एनर्जी पर यूनिट एरिया निकल रहा है। हम लोग को निकालना है एनर्जी एमिटेड, इतना तो आपने लिख लिया होगा। हम लोगों को निकालना है एनर्जी एमिटेड इन 1 आवर। तो मान लेते हैं एनर्जी एमिटेड को हम लोग डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा यू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये तो हमको पता है 1/9 इंटू 10 टू द पावर 6, हमको निकालना है डेल्टा यू। यानी कि हमको इस वैल्यू में टाइम और एरिया दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। डेल्टा यू तो तभी निकलेगा। तो देखिए डेल्टा यू क्या आ गया, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू टाइम बोल रहा है 1 आवर, तो 3600 सेकेंड इंटू एरिया हम लोगों को दिया हुआ था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 400, और आप देखें तो ये खत्म, ये खत्म, ये 10 टू द पावर -4 खत्म, 8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग एमिसिविटी की बात चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। एमिसिविटी जो होगा वो एमिसिव पावर ऑफ बॉडी बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी होगा, और इससे ये जो मिलता है ये एमिसिविटी ऑफ द बॉडी है कि नहीं। अच्छा, किरचॉफ्स रूल अभी हमने पढ़ा, उसमें क्या देखा कि एमिसिव पावर ऑफ बॉडी और एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द बॉडी का जो रेशियो होगा वो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इसको इधर ले आए, इसको उधर भेज दें, तो ये क्या बन जाएगा, एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द बॉडी। अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें तो दोनों का एलएचएस तो सेम है, तो दोनों का आरएचएस भी इक्वल होना चाहिए। तो क्या पता चला इससे कि एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी दोनों न्यूमेरिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकली ही नहीं, दोनों मतलब ऐसे भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों रेशियो है सेम ही क्वांटिटी का, तो यूनिट भी इनका क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी होंगी।
कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे काम आएगा कई बार। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं स्टेफेंस लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है रेडिएशन में। क्या कहता है स्टेफेंस लॉ? स्टेफेंस लॉ कहता है किसी भी एक ब्लैक बॉडी के, ध्यान रखिएगा, स्टेफेंस लॉ इज फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर एनी ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर is directly proportional to fourth power of its absolute temperature। मतलब कोई एक बॉडी है, किसी टेम्परेचर T पे है, तो वो कितना हीट रेडिएट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो उसके फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब और कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में टेम्परेचर। अगर आप केल्विन के टेम्परेचर को डबल कर देते हैं तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा? 2 to the power 4 टाइम्स एमिसिव पावर हो जाएगा। मतलब एमिसिव पावर बहुत तेजी से बढ़ता है। देखिए, तो ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर है वो फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर हम जैसा मैंने कहा कि टेम्परेचर को डबल करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल करेंगे, तो ये 2 to the power 4 मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा एमिसिव पावर। ठीक है। अच्छा, जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाएंगे, और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां होता है सिग्मा। ये सिग्मा क्या है? सिग्मा को हम लोग कहते हैं स्टेफेंस कांस्टेंट। जिनका लॉ है उन्हीं का कांस्टेंट भी है। अब सिग्मा का अगर डायमेंशन निकालना चाहें, यूनिट निकालना चाहें, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये तो हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर, और T to the power 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए वॉट के लिए यानी पावर का जो डायमेंशन है वो ये है। आपको अगर एनर्जी का डायमेंशन याद हो तो एनर्जी के डायमेंशन में आप T से डिवाइड करेंगे तब भी ml2T - 3 आ जाएगा। ये हो गया पावर का डायमेंशन, और पावर के डायमेंशन में एरिया से हमने डिवाइड कर दिया, वॉट पर मीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ k to the power 4 यानी या थीटा टू द पावर 4 ये यूज किया जा सकता है फॉर टेम्परेचर। और ये L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो m L0 T पावर -3 और k पावर -4, ये हो गया सिग्मा का डायमेंशन। अच्छा, इसके वैल्यू की बात करें तो ये सिग्मा जो होगा वो होगा 5.67 × 10⁻⁸ जूल भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली वॉट लिख सकते हैं। जूल अगर करेंगे तो पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4, या वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4, ये होगा। देखिए बहुत ही शानदार वैल्यू है इसका 5678, तो बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। ये तो हो गया स्टेफेंस लॉ। स्टेफेंस लॉ की मदद से हम लोग क्या किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये चीज पता है, देखिए है कि नहीं। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप देखिए आसानी से एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी निकाल सकते हैं। किसी भी बॉडी के लिए एमिसिव पावर बहुत आसान है। एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी जो होगा E इंटू एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी होगा, जहां एमिसिव ये जो है एमिसिविटी है। तो क्योंकि ये स्टेफेंस लॉ से मिल जाता है, वो जैसे पुट करेंगे एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी आ गया। कितना आया भाई? यह E इंटू सिग्मा T टू द पावर 4, और एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एमिसिविटी सिग्मा, ये फिर से वही हो गया। एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी को फिर हम लोग थोड़ा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये बॉडी है, उसका टेम्परेचर T है, और ये किसी स्मॉल t टाइम में Q अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या पूरा एरिया A। तो ये जो एमिसिव पावर है उसको क्या लिखेंगे? एनर्जी रिलीज्ड या हीट रिलीज्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल टू E सिग्मा T टू द पावर 4। तो हीट रिलीज्ड, टोटल हीट रिलीज्ड इन थ्रू ए एरिया इन टाइम T, उसका वैल्यू हो जाएगा E सिग्मा A स्मॉल t T टू द पावर 4।
कई बार इसको इस तरह से भी लिखा जाता है Q बाई टी, हीट रिलीज पर यूनिट टाइम, हीट करंट से कंपेयर करने के लिए E सिग्मा A T टू द पावर, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हम इसको यूज करेंगे। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए।